सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शुरू करा चुका हूँ, उससे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस टॉपिक के, उन्हें देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स of the field of complex number, then so also are alpha plus beta, beta plus gamma and gamma plus alpha। तो क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन सो ऑल्सो आर, ये तीनों भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें प्रूफ करना है। लोग किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, हमें क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर अल्फा बीटा गामा तीन वेक्टर्स हैं, इन्हें मैं किन्हीं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और किसके इक्वल रख रहा हूं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के इक्वल रख रहा हूं। तो a1 a2 a3, a1 भी जीरो होगा, a2 भी जीरो होगा और a3 भी जीरो होगा। क्यों, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनकी जो स्केलर होंगे हमारे पास वे क्या होंगे, जीरो होंगे। ये डेफिनेशन थी हमारे पास। अब इसे यूज नहीं करना है, सिंपली गिवन है, हम रफली एक आइडिया दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है, ध्यान से जो चीज हमें प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, हम उसी लेके चलेंगे ध्यान से। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। हम इन तीनों वेक्टर्स का क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, और किसके को लग देंगे, जीरो वेक्टर के। लिखो कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। इसे मैं थोड़ा इधर को लिख देता हूं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a1 a2 और a3, किसके को लग दूंगा, जीरो वेक्टर के। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात पिछली वीडियो में। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो इनके साथ स्केलर कंपोनेंट है वो क्या होंगे, जीरो। तो हम उन्हें अलग करेंगे, किन्हें, अल्फा बीटा और गामा को अलग करो। a1 अल्फा, a1 बीटा, a2 बीटा, a2 गामा, a3 गामा, a3 अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अल्फा वाले एक साथ ले आओ, ये अल्फा वाला है और ये अल्फा वाले ने साथ ले आओ। a1 प्लस a3 अल्फा प्लस बीटा वाले साथ ले आओ, a1 प्लस a2, ठीक है, और गामा वाले साथ ले आओ, a2 प्लस a3। बताओ जी, इतनी बात समझ में अच्छी तरीके से। हमने क्या करा, अल्फा बीटा और गामा के कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया सिंपली। अब ध्यान से, बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से क्या है जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्केलर एज की वैल्यू a1 a2 a3 वे सारे क्या होंगे, जीरो। यानी कि मतलब क्या था कि अल्फा के जो भी साथ है, बीटा के जो भी साथ है, गामा के जो भी स्केलर कंपोनेंट साथ है स्केलर, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये हमें गिवन है। क्यों, अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जिन स्केलर से वो मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं वे सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, गिवन क्या है हमारे पास कि अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है हमारे पास। तो a1 प्लस a3 भी जीरो होगा, a1 प्लस a2 भी जीरो होगा और a2 प्लस a3 भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अरे बस में अब क्योंकि इक्वेशन कैसी है बताओ, कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, नहीं देखे तो एक बार देख लेना, वरना लिंक में मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस क्या होती है, रैंक कैसे निकालते हैं हम सिंपली। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से उसके ऊपर। फिलहाल भी डिस्क्रिप्शन में देख लेना सिंपली कैसे उसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे होमोजीनियस केस में, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ए किसके को आएगा, फटाफट बताओ, मैट्रिक्स के कंपोनेंट लेने हैं। a1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, a2 का नहीं है तो 0, a3 का कितना आ जाएगा, 1। यहाँ बताओ, a1 का 1, a2 का 1 और a3 का कितना, 0। a1 0, a2 1 और a3 1। ठीक है, कोफिशिएंट लिखने हैं सिंपली। रैंक निकाल लो फटाफट इसकी, कन्वर्ट किस में करना है इसे, एक्लॉन फॉर्म में। मेन पर्पस हमारा एक्लॉन फॉर्म ही है, उसी से पता चलेगा रैंक कितनी है। तो ध्यान से सेकंड रो को क्या बनाना है, 0, r2 माइनस r1। ये तो आसानी से पता चल गया होगा। R2 में से R1 माइनस करना है। एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, सिंपली जो भी डायगोनल्स के एलिमेंट है
उनके नीचे क्या बनानी है, जीरोस बनानी है बस। और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ अगर बाई चांस जीरो है तो आपको रो को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाली लाइन सेम रहेगी, 1 0 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में 0 गया 1, और 0 में से 1 गया -1। ये तो ऑलरेडी जीरो ही है, यहाँ हमें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और करो फटाफट स्पीड में। पहले वाली सेम टू सेम रहेगी, दूसरे वाली सेम टू सेम रहेगी। अब सेकंड एलिमेंट के नीचे जीरो बनाना है, तो इसमें से इसे माइनस करना है, किसमें से, R3 में से, R3 में से R2 को, R3 में से क्या करेंगे हम, R2 को माइनस करेंगे। आ रही बात समझ में? कर दीजिए फटाफट। 1 में से 1 गया 0, 1 में से -1 गया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई है इकोलॉन फॉर्म में, उसकी तीनों की तीनों रोज हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, यानी कि इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी रैंक हमारे पास कितनी हो गई है, 3। तो मैं कह सकता हूं रैंक ए की कितनी हो गई, 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, A1 A2 A3, वो भी 3 ही है। तो क्या कह सकता हूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ गया। तो ये बात मैंने आपको बताई दी थी, अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट, और कौन से वाला, यूनिक जीरो सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकता हूं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या है, कंसिस्टेंट है, एंड हैव यूनिक जीरो सॉल्यूशन। क्या है मेरे पास, यूनिक जीरो सॉल्यूशन होगा। तो मेरे पास A1 भी कितना आ गया 0, A2 भी कितना आ गया 0, A3 भी कितना आ गया है 0। तीनों के तीनों हमारे पास एस की वैल्यू A1 A2 A3 क्या आ गए 0। और लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन यही थी क्या, कि अगर मैं किसी सर्टेन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं तो जितने भी उसके एज होंगे A1 A2 A3 जिससे भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सारे जीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सारे जीरोस नहीं आए तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ आ गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ में, ये मैं प्रूफ करना था कि अगर अल्फा बीटा गामा हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों भी उसी की तरीके से बिहेव करेंगे, यानी कि तीनों के तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में, लिखिए फटाफट इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है किसी वेक्टर स्पेस VF का, ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेम टू सेम है, देखो फटाफट करते हैं। तो देखो मैं लिख भी देता हूं कि अगर A1 अल्फा, A2 बीटा और A3 गामा, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है जीरो वेक्टर का, तो हमारे पास तीनों के तीनों स्केलर एलिमेंट क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, बस एक तरीके से याद रखना है खाली, और कुछ नहीं। कभी क्वेश्चन में अप्लाई करने लग जाओ, पहले वाले क्वेश्चन में कहो कि A1 A2 A3 तो पहले से जीरो थे, ना ना ना। डेफिनेशन क्या है, बस सिंपली क्या, अगर अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो उसके साथ वाले स्केलर एलिमेंट है, जो सारे एज है A1 A2 A3, वो क्या होंगे, जीरो। जो भी अल्फा बीटा गामा के साथ में आएंगे उन्हें क्या रख सकते हैं हम, जीरो रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और कुछ नहीं बात। ठीक है, डेफिनेशन है और कुछ नहीं। सो बाय डेफिनेशन से क्या लिखना है, हमें जो क्वेश्चन अप्लाई करना है वो हमें जो चीज प्रूव करनी है उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, जो चीज दे रखी है उससे सिर्फ हम क्या लेंगे, रिजल्ट लेंगे कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रहा है, और कुछ नहीं। तो तीनों एलिमेंट लिखे मैंने, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा माइनस बीटा, और तीसरा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A1 से, A2 से, A3 से, किसके को लग दिया, जीरो वेक्टर के, यानी कि तीनों का क्या ले लिया, सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल। अब फिर से वही अलग अलग करते हैं फटाफट, A1 अल्फा, A1 बीटा, A2 अल्फा, A2 बीटा, A3 अल्फा, ट्वाइस A3 बीटा प्लस A3 गामा इज इक्वल टू 0। अरे इतनी समझ में, अल्फा वाले कॉम्पोनेंट अलग कर लो फटाफट, ये वाले हैं। तो A1 प्लस A2 किसके को है, अल्फा। बीटा वाले कॉम्पोनेंट, ये बीटा वाला है, ये बीटा वाला है, और ये बीटा वाला है। तो A1 माइनस A2 और माइनस ट्वाइस ऑफ A3 बीटा। और गामा वाले कौन कौन से बचे हमारे पास, गामा वाला कोई नहीं बचा, अच्छा ये रहा, एक में था बस हमारे पास A3 गामा। ठीक है, और तो किसी में गामा नहीं था हमारे पास, सिर्फ नहीं है, सिर्फ एक में गामा था, तो A3 गामा हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब क्योंकि गिवन है हमारे पास क्या, कि अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियरली
इंडिपेंडेंट है, तो जो भी उनके स्केलर कंपोनेंट्स है उन्हें क्या रख सकते हैं, जीरो। तो a1 प्लस a2 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। a1 माइनस a2 माइनस ट्वाइस ऑफ a3 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। और a3 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। बताओ जी, आ रही है समझ में? इक्वेशन कैसी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है हमारे पास यहाँ पे, होमोजीनियस। और होमोजीनियस के केस में हम क्या बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बनाओ फटाफट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ए, बताओ कोफिशिएंट लो फटाफट स्पीड में। a1 1 है, a2 का कोफिशिएंट 1 है और a3 है नहीं तो 0। यहाँ पे 1 माइनस 1 और माइनस 2। a3 का कंपोनेंट है बस खाली 1, बाकी दोनों क्या है, 0। करो इसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो। विजिबल है? हाँ देखो ध्यान से, हमारे पास R2 में से किसे माइनस कर देंगे, R1। R2 में से किसे माइनस कर देंगे, R1 को। हमारा काम हो जाएगा, 1 में से 1 क्या आ जाएगा, 0। पहले वाली रो तो सेम टू सेम, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 में से 1 गया तो माइनस का 2, माइनस 2 में 0 गया तो माइनस का 2, और तीसरे वाली रो तो सेम आ जाएगी। क्यों, कि ऑलरेडी 0 बनी हुई, हमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनानी है और कुछ नहीं बनाना। चलो लास्ट ऑपरेशन देखते हैं सिंपली। माइनस 2 के नीचे 0 बनानी है, लो हमारा तो काम हुआ है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनानी है, यहाँ ऑलरेडी 0 है और यहाँ हमारे पास पहले से 0 बन रही है, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो रोज है, तीनों की तीनों क्या है, नॉन जीरो रो है। तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, 3 आ जाएगी। तो रैंक कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 3। और 3 ही क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ये बात आपको पता ही है, अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन्हें कह रहे हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो 3 बनी है। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस कैसी है हमारे पास, कंसिस्टेंट है, और क्या है हमारे पास, यूनिक जीरो सॉल्यूशन। यानी कि इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा, 0। यानी कि a1 की वैल्यू भी 0 होगी, a2 की वैल्यू भी 0 होगी, और a3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और हमें डेफिनेशन से पता ही है, अगर स्केलर एलिमेंट 0 आ रहे हैं, सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद जिन वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, अगर वो सारे एज a1 a2 a3 0 आ रहे हैं, तो हमारे पास वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वेक्टर क्या क्या थे, ये था, ये था और ये था। तो तीनों वेक्टर्स कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा, कैसे हो जाएंगे मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एलआई हो जाएंगे हमारे पास, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे बस हमने तो क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर R। हमारे पास V क्या है, वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे के सारे 2x2 की मैट्रिसेस है। डिटरमाइन वेदर द मैट्रिक्स A, B and C आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। ये चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि हमें सिंपली स्केलर एलिमेंट्स देखने हैं कि A1 A2 A3 0 आ रहे हैं नहीं आ रहे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, A1, अब यहाँ अल्फा 1 नहीं है, ठीक है, क्या है, अल्फा 1 नहीं है। ये चाहे इसे अल्फा बीटा गामा लेट कर लेना सिंपली, वरना डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, A1 A प्लस A2 B प्लस A3 C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैट्रिक्स में हमारे पास एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा बताओ फटाफट। A की वैल्यू रख दो 1 2 3 1, B क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1 2 2, और हमारे पास C क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 0। यहाँ क्या आएगा हमारे पास 0 वेक्टर। तो सिंपली हमने जो भी हमें प्रूफ करना है लीनियरली डिपेंडेंट A B और C को, इन तीनों को क्या प्रूफ करना है, लीनियरली डिपेंडेंट देखना है कि है नहीं है। उन तीनों को क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। और अब हम चेक कर लेंगे कि A1 A2 A3 का नेचर कैसा है, 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, A1 2A1 3A1 और A1। मैट्रिक्स का आपको पता ही है, अगर बाहर कोई एलिमेंट है तो वो हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3A2 माइनस A2 ट्वाइस ऑफ A2 ट्वाइस ऑफ A2, यहाँ पे A3 माइनस 5A3 माइनस 4A3 और क्या आ जाएगा 0। ये मेरे पास किसके बोला आ गया, 0 वेक्टर के। अब ये 0 वेक्टर यहाँ किस तरह एक्ट करेगा, ध्यान से, 2x2 मैट्रिक्स की तरह। अगर मैं आपसे पूछूं 0 वेक्टर क्या होगा हमारे पास, किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूंगा कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे, 0
मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 0। ये क्या है हमारे पास 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट ऐड कर लो फटाफट, A1 प्लस थ्राइस ऑफ A2 प्लस A3, सबके A11 वाले एलिमेंट ऐड कर लिए। ऐसे सेकंड वाले एलिमेंट सबके ऐड करो, ट्वाइस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ 5A3। ऐसे यहाँ थ्राइस ऑफ A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 और फिर ये माइनस का 4A3 और लास्ट में A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 और ये जीरो हमारे पास है। इसके इक्वल आ गया जीरो मैट्रिक्स की। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट को क्या करने से सिंपली कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि हमें अब क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या क्या आएगा बताओ फटाफट, क्योंकि इक्वेशंस तो बनानी है हमें। कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस थ्राइस ऑफ A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल है, जीरो के। ऐसे ये वाला किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 5A3 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमारे पास तीसरे वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 माइनस 4A3 इज इक्वल टू 0। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास चार इक्वेशन बन गई। और कैसी है हमारे पास इक्वेशन, ये होमोजीनियस। कैसी है हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशंस। आ रही है बस में। अब फिर से होमोजीनियस है तो क्या बनाएंगे हम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ए बताओ क्या आ जाएगा फटाफट स्पीड में। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका 3 और इसका 1, तो 1 3 1। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, 1 3 1। यहाँ पे 2 माइनस 1 और माइनस 5, 2 माइनस 1 और माइनस 5। यहाँ पे 3 2 और माइनस का 4, 3 2 माइनस का 4 और लास्ट देखो A1 का तो 1 है, A2 का 2 है और A3 कितना है मेरे पास 0। तो ये मेरे पास आ गई। अरे बस वन में तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी। इसके बाद क्या करना था, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसे करो फटाफट। ठीक है, तो बताओ ऑपरेशन क्या लिखोगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना वरना स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्योंकि मुझे बोर्ड मिटाना पड़ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर फोकस करूं। R2 में से क्या कुछ माइनस करना, R2 में से कुछ माइनस करना, ऐसे ही R3 में से भी कुछ माइनस करना और ऐसे ही R4 में से भी कुछ माइनस करना। अब वो कुछ क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वाली रो को हमें फिक्स करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, लेकिन पहले वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 कब माइनस होगा, 2 में से। जब 1 पहले वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। यानी कि किससे करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर मुझे फर्स्ट वाली रो में से माइनस करके 0 बनाना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ 3 से करना पड़ेगा। और 1 में से 1 कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा हमारे पास। करो फटाफट, 1 3 1 एज इट इज। 2 में से 1 गया 0। ठीक है, 2 में से 1 नहीं जाएगा, तो 2 में से हम क्या करेंगे, पहले वाले रो को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे कर भी दीजिए। पहले वाले को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो पहले वाले को क्या आ गई 2, 3 2 6 और 2 1 2। और ये मुझे माइनस करना है, ये वाली माइनस करनी है। 2 में से 2 गया 0, -1 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 7। और -5 में से माइनस का 2 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। बताओ कितनी बताई समझ में, इसे मिटो दीजिए। अब क्या करना है, R3 में से क्या करना है, थ्राइस ऑफ R1। तो पहले वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा हमारे पास। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। और ये वाली रो एज इट इज लिख दो नीचे। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 9 गया माइनस का 7, -4 में से -3 गया माइनस का 7। ठीक है, और लास्ट वाली रो में कोई दिक्कत ही नहीं है। R4 में से डायरेक्ट माइनस करना, डायरेक्ट कर दो यहाँ से। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1 और 0 में से 1 गया माइनस का 1। अरे बस 1 में तो पहले डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या बन गया, 0 बन चुका है। अब दूसरे पे आ जाओ। पहले वाली रो तो सेम रहने वाली है, दूसरे वाली भी सेम रहने वाली है। ठीक है, नीचे वाले पे रो पे लगाओ ऑपरेशन। R3 में से अब R2 रो का हम यूज करेंगे, पहले R1 का यूज करा था। यानी कि जिस भी डायगोनल के एलिमेंट के नीचे बनाना है ना सिंपली 0 में, तभी हम क्या यूज करेंगे, वो वाली रो को फिक्स कर देंगे, उसका यूज करेंगे हम बाकी रो को चेंज करने में। तो R3 और R4
दोनों में से कुछ ना कुछ माइनस करना है, प्लस करना है। देखो ध्यान से, जब माइनस करूंगा तभी काम होगा, जब माइनस करूंगा तभी काम होगा। प्लस कर दिए तो आंसर 0 नहीं आने वाला, यानी कुछ ना कुछ तो माइनस करना है। अब वो कुछ में क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं R3 में से R2 डायरेक्ट माइनस कर दूं, 0 बन रहा है। R4 में से अगर मैं से माइनस करना चाह रहा हूं तो मेरा काम नहीं हो रहा। R4 में से अगर मैं करना चाह रहा हूं तो मेरा काम नहीं हो रहा है हमारे पास सिंपली। तो देखो क्या करोगे, 0 0 0, ये तो हमारा पास काम हो गया 0 0 0 का। अब इसमें से इसे माइनस करना है ध्यान से, तो 1 में से अगर मुझे, ध्यान समझना, -1 में से अगर मुझे -7 खत्म करना है, ये तो लिखा हमने यहाँ पे, देखो ध्यान से, -1 में से हमने -7 माइनस करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, -1 को खत्म करना है काम, +1 करेगा। +1 ऑलरेडी बन रहा है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया। लेकिन 7 को खत्म करना है काम कौन करेगा, उसका रेसिप्रोकल 1/7, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 1/7 से। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 1/7 आ जाएगा। आ रही बात समझ में इतनी? तो 0 में 0 का 0 ही आ जाएगा। अब -1 में से देखो ऑपरेशन लगाओ, -1 -1/7, और कौन सा एलिमेंट माइनस करना है, माइनस का 7, 7 से 7 खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1 में से जब प्लस का 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें से इस वाले को माइनस कर दिया सिंपली 1/7 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे इस वाले को जब इससे करूंगा तब भी कितना आ जाएगा, सेम टू सेम 0 आ जाएगा हमारे पास। आ रही है बात समझ में इतनी? अगर नहीं समझ में आए देखो ध्यान समझ लो, इस वाली रो पे फोकस करना, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान समझ। देखो ये वाली रो ली मैंने, इसे किससे डिवाइड कर दिया, 1/7 से। 1/7 से करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1। अब ऑपरेशन लगा लो, नीचे वाली R4 लिख लो, ये R2 है और ये R4 है, माइनस करा, क्या आ गया मेरे पास, 0 बन गया। अरे बस में इतनी अच्छी तरीके से। अब देखो ध्यान से, रैंक कितनी आई है, रैंक कितनी है हमारे पास, यहाँ पे रैंक कितनी है मेरे पास, 2 है मेरे पास। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 3 है। रैंक कितनी है, 2 है, और नंबर वेरिएबल्स क्या है, A1 A2 A3। इक्वेशन ना गिनने लग जाइए, वहां पे 4 इक्वेशन है तो 4 इसके वेरिएबल्स है। नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल देखने कौन कौन से है, एक तो A1 है, एक A2 और एक 3। हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल्स है। देखो हमारे पास 3 कॉलम बन रहे हैं, सिंपली कॉलम से पता चल जाएगा कितने वेरिएबल्स है कितने नहीं। रैंक आ गई। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो कैसी होगी इक्वेशंस, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब किसी को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं 5-10 मिनट की वीडियो बना दूंगा आपको, सिंपली कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और रैंक से हम कैसे पता लगाएंगे, रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल से, कि यूनिक जीरो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा सिंपली, तो उसे ध्यान से देख लेना। क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा, वहाँ क्वेश्चन सेपरेटली नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में कवर करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, इससे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। आ रही है वो समझ में? तो वो क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा। जो कंसेप्ट है वो नोटबुक में नोट कर लेना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो मैं अपलोड करूंगा। आ रही बात समझ में अच्छे तरीके से? तो अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए, तो यानी कि बहुत सारी वैल्यू है, A1 A2 A3 के बहुत सारे सेट बन जाएंगे, A1 A2 A3 के बहुत सारे सेट बन जाएंगे हमारे पास सिंपली। और उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन जीरो होंगे। अगर नॉन जीरो है तो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, निकालना चाहो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मैंने केस बताया भी था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सिंपली। लेकिन यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स है, या फिर कहूँ कि जो मैट्रिक्स दे रखी है तीनों, वे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। हरी बात समझ में? डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है भाई, बहुत सारे आंसर आएंगे और उसमें से एक ना एक नॉन जीरो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ सिंपली, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसकी फटाफट। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए, काम इतना मुश्किल नहीं है अगर डेफिनेशंस अच्छी तरीके से समझ में आई। देखो वेक्टर स्पेस में सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर डेफिनेशन अच्छे से समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्वेश्चन सारे अपना आप हो जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट ही अधूरा है तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाले, फिर बस करते चले जाओ, याद हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट नहीं पता चलेगा कि कंसेप्ट क्या था क्या नहीं। हरी बात समझ में? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मैंने क्या कहा था, इससे डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ, A1, ये वाली A1, ये A2 और ये A3, करो फटाफट। A1 प्लस थ्राइस ऑफ A2
प्लस A3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई A1 A2 और A3, ये वाला 7A2 माइनस 7A3 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो जाहिर सी बात है किसी एक को कुछ मान के चलना पड़ेगा और बाकी दो को उसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपली अगर लिखना चाहूँ तो रख लो 7A2, उस उधर भेज दिया मैंने, 7A3 माइनस का जाएगा हमारे पास सिंपली। ठीक है, तो किसी ना किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लो, A2 को अकेला कर लेता हूँ, तो माइनस का A3 आ रही बात समझ में। माइनस का 7A2 मैंने उस तरफ भेज दिया, 7 कैंसिल हो गए, A2 A3 के माइनस के A3 के इक्वल आ गए। तो किसी को भी एक को लेट कर लो, बताओ किसे करोगे। A3 को क्या मान लिया, K मान लिया, A3 को क्या मान लिया, K, तो A2 कितना आ जाएगा, माइनस का K, A2 कितना आ जाएगा, माइनस का K, A3 की जगह वैल्यू रख देंगे। और A1 कैसे निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से निकाल लो फटाफट, कितना आ जाएगा, A1 निकालना, A2 कितना है मेरे पास, माइनस का K, और मेरे पास A3 कितना है, K है। तो A1 माइनस 3K प्लस K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2K, उधर जाके प्लस का 2K। बताओ जी, आ रही बात समझ में। तो क्या बन गया फटाफट बता दो। A1 कितना आ गया हमारे पास, 2K, A2 कितना आ गया मेरे पास, माइनस का K, और A3 कितना आ गया मेरे पास, K आ गया। बताओ जी, आ रही बात समझ में किस तरीके से करना था। निकल गए सॉल्यूशंस, बहुत सारे बनेंगे, तो कोई एक अगर आपको लिखना है तो वैल्यू पुट कर दो बस। K की वैल्यू 1 मान ली मैंने, तो A1 कितना आ गया मेरे पास 2, A2 कितना आ गया -1, और A3 कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया। और ध्यान से आप देख ही सकते हैं, नॉन जीरो है हमारे पास सारे के सारे स्केलर एलिमेंट, क्योंकि नॉन जीरो है तो यानी कि वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली कैसे हैं, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो लिख भी सकता हूं वेक्टर्स, या वेक्टर्स भी नहीं कह सकते, क्या कह देंगे, हमारे पास मैट्रिसेस दे रखी है हमें सिंपली। तो जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास कौन कौन सी, A B C मैट्रिसेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। LD का मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। मैं आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, याद रखना। LI किसके लिए यूज हुआ था, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, और LD किसके लिए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमें क्वेश्चन में प्रूव ही करना था, चेक करना था कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लिखिए सर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f is a field of complex number, prove that the vectors this and this in VF are linearly dependent if a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0। अब देखो एक हल्की सी बात समझ लो हमारे पास सिंपली, मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर मेरे पास रैंक a नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा था हमारे पास, पहला कंसिस्टेंट था और उसमें भी कैसा, यूनिक जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक जीरो था। अगर मेरे पास रैंक कम आ रही थी नंबर ऑफ वेरिएबल्स से तो कंसिस्टेंट तो था हमारे पास, लेकिन कैसा था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस था। क्या था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थी। अरे बस में ये तो हमारे पास हो गया रैंक के बेस पे। अगर मैं रैंक के बेस पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा, तो ये तो हमारे पास रैंक के बेस पे था। एक होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट के बेस पे। किसके बेस पे, डिटर्मिनेंट के बेस पे, कि अगर मैं मैट्रिक्स जो भी मैंने बनाई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, अगर वो डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, किसके, जीरो के इक्वल आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो मेरे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं कह सकते हम, सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे हमारे पास, सिंपली सॉल्यूशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट हो गए हमारे पास। और दूसरी बात कौन से होंगे बताओ, यूनिक जीरो सॉल्यूशन वाला या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कौन से होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। या आप ऑलरेडी सेकंड सेम में जब मैट्रिक्स की बुक आपने पढ़ी होगी तो वहां आपको पता भी होगा कि डिटरमिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी होती थी, कंसिस्टेंट, लेकिन सॉल्यूशंस कौन से होते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंसिस्टेंट तो होते ही है, उसकी दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, लेकिन कौन से वाला, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन कैसा होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। आ रही है बात समझ में। तो डिटरमिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस,
और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अरे वो समझ में, तो जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ ये इसी डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। देखो क्या है, मुझे दोनों वेक्टर्स क्या प्रूफ करने हैं, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने हैं। कैसे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या लिखूंगा बाय डेफिनेशन, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0 वेक्टर ले लिया। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी वेक्टर में a1 a2 है और b1 b2 भी है, तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ फिलहाल के लिए आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे मैं यहाँ x ले लूँ, चाहे a ले लेता हूँ a और से ले लेता हूँ b। क्यों चेंज करे बात समझ में आई, ऑलरेडी वेक्टर्स में a1 a2 है तो नोटेशन चेंज कर लेना क्वेश्चन करते हुए। रखो वैल्यू फटाफट, अल्फा 1 कितना है, a1 a2 और मेरे पास अल्फा 2 कितना दे रखा है, बीटा 1 बीटा, करो अंदर मल्टीप्लाई, a1 a2 प्लस b1 और b2 ऐड कर लो सिंपली, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड कर लो, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के। किसके, ये पूरा हमारे पास डार्क वाले 0 है, 0 वेक्टर। तो क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशन में है तो कैसे लिखूंगा, 0,0 लिखूंगा। ये ऑलरेडी पहले वाली, सबसे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या फर्क है इनके अंदर। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, ये कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। कंपेयर कर लो, अब 20 से पकड़ोगे वेक्टर स्पेस को तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो x कंपोनेंट को 0 के इक्वल रख दिया, y कंपोनेंट को 0 के इक्वल रख दिया। आ रही बात समझ में, इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास। अभी तक हम क्या बनाते आ रहे थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही बनेगी देखो, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से देखो ध्यान से, a1 b2 a2 -1 0 के इक्वल दिखाना है। हमें कंडीशन दे दी, तो अगर मुझे कंडीशन प्रूफ करनी है तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करूंगा। क्यों करूंगा, देखो ध्यान से। अब क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ध्यान समझना बात को, क्वेश्चन में साफ क्या रखा है कि कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट। गिवन क्या है मेरे पास कि जो वेक्टर्स है मेरे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसे है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये मेरे पास अल्फा 1 है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, अल्फा 2 वेक्टर है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब कब आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, क्या है बेसिक डेफिनेशन लीनियर डिपेंडेंट की, कि सारे के सारे एज 0 नहीं होंगे, यानी कि नॉन जीरो एज एलिमेंट नहीं आएंगे, सिंपली एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा, बताओ फटाफट, किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। अभी हम उल्टा सोचना पड़ेगा, पहले हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लेके चल रहे थे, वेक्टर मतलब एक्लोन फॉर्म बनाने के बाद रैंक से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गया था। उससे क्या प्रूव करा था कि एलडी है। अब क्योंकि एलडी है इसलिए क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए मेरे पास, मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए। आरी बात में किस तरह लिखी बात, अल्फा 1 अल्फा 2 एलडी दे रखे हैं, एलडी है तो सारे के सारे स्केलर एलिमेंट 0 नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे तो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होता है, जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता हूँ, ए बताओ फटाफट, बताओ ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, फटाफट देख के बताओ। ध्यान से देखना, मेरे पास सिंपली जो इक्वेशन बनी है वो किस में बनी है, यहाँ भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। होमोजेनियस इक्वेशन है ए और बी में, किसमें है, ए और बी में। तो ए और बी का कोफिशिएंट देखना है, किसका, ए और बी के कोफिशिएंट, a1 b1, और यहाँ भी देखो a2 b2, ठीक है, उल्टा मत कर देना यहाँ पे। जो आपके पास मैट्रिक्स बनी थी x प्लस वाई प्लस जेड, मान लो इस तरीके से इक्वेशन आ गया आपके पास y प्लस जेड, तो जो आपने बनाई थी होमोजेनियस इक्वेशन वो किसमें थी, x y और z में, इनके कोफिशिएंट्स लिए थे। यहाँ होमोजेनियस इक्वेशन किसमें है, a और b में, तो उसके कोफिशिएंट्स a1 a2 b1 b2 हमने रख दिया डिटरमिनेंट। आ रही बात समझ में, मैट्रिक्स बना ली। अब क्या लेना है इस मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट। क्या लेना है इसका, डिटरमिनेंट लेना है हमें सिंपली, और किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल। बात आ रही है समझ में कि 0 के इक्वल ही क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और वो हमारे पास किस केस में थे, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल था। तो हमने इस बात से क्या लिख लिया कि डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रख दो, रख दो फटाफट। क्या है, a1 b1 और a2 b2 किसके इक्वल, 0 के। और सबको पता है ये डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, a1 b2 माइनस
A2 B1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूफ करना था कि A1 B2 माइनस A2 B1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। कब? जब अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो ये बात काम की बात थी। तो आप ये यहाँ लिख भी सकते हैं सिंपली, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब लीनियरली डिपेंडेंट, और ये कब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर LD दे है हमारे पास तो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। आ रही बात समझ में? लिखिए फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए से फटाफट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो को। इफ द वेक्टर्स दिस ऑफ वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट, हमें दे रखा है तीनों वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं मुझे डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। अरे बस हमें कि डिटरमिनेंट कहाँ यूज करना है, जब मुझे कोई कंडीशन प्रूफ करनी होगी या फिर कोई अननोन की वैल्यू निकालनी है सिंपली। अरे बस में अगर डायरेक्ट प्रूफ करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो रैंक मेथड उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास α1 है, ये α2 है, और ये क्या है मेरे पास α3। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा फटाफट बताओ, A1 α1 A2 α2 A3 α3 किसके इक्वल, 0 वेक्टर के इक्वल। रख दो वैल्यू 0 1x, α2 कितना है x1 0, और α3 कितना है हमारे पास 1x1 किसके इक्वल 0, 0, 0। अरे बस हमने 3 डायमेंशन क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर्स कैसे हैं 3D वाले हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट्स वाले। ठीक है, थोड़ा सही लिख देता हूँ, A3 1x1 0, 0, 0। तो हम डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो x कॉम्पोनेंट को डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, ये A1, ये A1x, ये कितना आ जाएगा A2x, A2 0, और ये कितना आ जाएगा A3, A3x और A3 किसके इक्वल 0, 0, 0 के इक्वल है। तो एक्स कॉम्पोनेंट सारे ऐड कर लो, और क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस, तो किसमें बनेगी, इसमें A1 A2 A3, इन्हीं की तो वैल्यू लेनी है हमें सिंपली। तो इन्हें चाहे बाद में लिख लेना। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं x A2, और इसे कैसे लिख सकता हूँ A3 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 कॉम्पोनेंट है ना हमारे पास, ये तो ऐड नहीं होना। y वाले देखो A1, यहाँ क्या है A2, और वहां क्या है हमारे पास A3x, इसे लिख सकता हूँ x A3, क्या लिख दूंगा x A3। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूँ बाद में, मेरे पास सिंपली क्योंकि इक्वेशन किस में है A1 A2 A3 में, तो A1 A2 A3 को बाद में लिख लो और उसके कोएफिशिएंट को पहले लिख लो। लास्ट क्या है, इस थर्ड कंपोनेंट z कंपोनेंट A1x, इसका कितना है 0, और इसका कितना है मेरे पास A3। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, होमोजीनियस। किसमें बनी, A1 A2 और A3 में। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बताता हूँ A1 A2 A3 में क्या बनाई है हमने, 3 इक्वेशंस बनाई है, कि उन्हीं के कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे। आ रही बात समझ में? अब क्योंकि होमोजीनियस है तो क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ जी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, कोएफिशिएंट लिख दो सबके फटाफट। इसका कितना है मेरे पास, A1 का तो कितना है 0, A2 का कितना है x, A3 का कितना है मेरे पास 1 है। यहाँ पे A1 का कितना है 1, A2 का भी 1 है, और A3 का कितना है x। यहाँ पे A1 का कितना है x, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, A1x था ना मेरे पास ये, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x A1। A1 में हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, और उसका कोएफिशिएंट कितना है x। A2 का कोई नहीं है 0, A3 का कितना है 1। आ रही है बात समझ में? अब कोई रैंक रूंक नहीं निकालनी है हमें, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं डिटरमिनेंट इसका बनाऊंगा। अब क्वेश्चन में साफ कह दिया क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या कह दिया, लीनियरली मेरे पास α1 α2 और α3 तीनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है आपस में। अब क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो a की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल है, A1 A2 A3 की, यानी कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। आ रही बात समझ में? α1 α2 α3 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे स्केलर एलिमेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, और मेरे पास डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी कि मुझे डिटरमिनेंट के किसके इक्वल रखना है, बताओ किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। ये रही मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे, हाथ हटा दो इसके, ठीक है, बेचारे के हाथ मुड़े हुए, हाथ सीधे कर दो।
0x1 0x1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 1x, और ऐसे कितने x 0 1 x 0 1। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल लोगे बताओ। पहले वाली रो 0 लिखी, इसे फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाले कॉलम को हाइड कर दिया, क्या बचा 1x 0 1। दूसरे वाली -x, इसे हाइड कर दो सिंपली सेकंड रो को और फर्स्ट वाली वो सॉरी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर दो, क्या बचेगा 1x x 1 1x x 1। ऐसे थर्ड वाला एलिमेंट कितना है 1, ये 1 रख दो, इसे हाइड कर दो, इसे हाइड कर दो, क्या बचा 1 1 x 0 1 1 x 0। और मैं उम्मीद करता हूँ बीएससी थर्ड ईयर में है, ठीक है, मतलब हायर मैथमेटिक्स है सिंपली, तो डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, 12th का टॉपिक है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं, पहले वाली रो पहले वाले कॉलम को हाइड करके जो बचा वो लिख दो, दूसरे वाले कॉलम और फर्स्ट वाली रो को हाइड करके जो बचा वो लिख दो, तीसरे वाले कॉलम और फर्स्ट वाली रो को हाइड करके जो बचा वो लिख दो। बना दिया। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका तो मामला खत्म हो गया 0 का। यहाँ कितना आ जाएगा 1 में से 1 इंटू 1 1 x माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 1 को 0 से करोगे 0 और x को 1 से करोगे तो x किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। सॉल्व कर लो फटाफट, -x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ हल्का सा, ठीक है, शायद बोर्ड पे टेढ़ा सा लग रहा होगा आपको। 1 ये कितना आ गया मेरे पास 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया मेरे पास सिंपली माइनस का x इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का x माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस का x इज इक्वल टू 0। अरे वसन में कितना आ गया फटाफट बताओ, एक्स क्यूब माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक तो मेरे पास x 0 आ गया और एक मेरे पास एक्स स्क्वायर कितना आया है 2 आया, दिख रहा है, x 0 और x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 के। अब x स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट बन जाएगा, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, एक तो 0 आ गया और एक प्लस माइनस रूट 2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गए आंसर, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो मैंने ये पूछी थी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x 0 आ जाएगी, रूट 2 और एक माइनस रूट 2 आ जाएगी। अरे बस में क्या करना था क्वेश्चन में, तो फिलहाल अभी तक हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस के बीच में 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उन्हें ध्यान से समझना और एक साइड में नोट कर लेना सिंपली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। अरे बस में तो 3 चीज़ें, एक डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा रैंक मेथड से निकाल सकते हैं, उसमें भी कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये 3 मेथड है, 3 से हम सिंपली पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा। अरे बस में तो इतना ही काम है हमारे पास खाली इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बेसिस शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले क्लियर होना चाहिए, बेसिस में भी हम कुछ नहीं है, बेसिस में सिर्फ इतनी बात है कि पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है और ये चेक करना है कि वो जनरेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बस इतना काम है। देखो उसमें भी पहले लीनियर कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, वरना आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए कह रहा हूँ मैं सिंपली सीक्वेंस में चलना है, आगे पीछे से वीडियो नहीं पकड़नी, सीक्वेंस में देखना शुरू करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट कर लीजिए।